Okay. Start with the first part of this chapter, that is the blood, its composition and all. Before that, you must know very few basic things about blood and related to blood and circulation. Okay, वो क्या basic चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए. First of all, you should know what is transport. Okay, transport क्या है? Movement of material and gases from one part to another. Simply is transport. And in this chapter, we'll be studying about the transport of fluids. What are the fluids which we have to study, which are transported in our body? That are blood and lymph. ब्लड और लिम्फ दो तरह के फ्लूइड हैं आपकी बॉडी में जो सर्कुलेट कर रही हैं, is carrying few stuff, is giving few stuff to some organs, is taking few stuff from some organs. वो सारी चीजें हमको पढ़नी है कि हो कैसे रहा है ये, how is this happening. ठीक है, उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए अबाउट ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आप 11th में हैं, होपफुली आपने डाइवर्सिटी कर लिया होगा कंप्लीट. तो डाइवर्सिटी में आपने पढ़ा होगा अबाउट ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. मैं रिलेट करके बता रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए. ठीक है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा इन केस ऑफ कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना. इन केस ऑफ कॉकरोच, इन आर्थ्रोपोडा. ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आपने इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ा होगा अबाउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. वेरी इजी डिफरेंसेस आर देयर इन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. दैट आर in a system in which the blood enters a free space, there is no blood vessel, nothing. फ्री स्पेस में ब्लड एंटर कर रहा है जिसको साइनसिस बोल देते हैं हम लोग. उस फ्री स्पेस में ब्लड एंटर कर रहा है और वहीं से फिर वापस हार्ट के अंदर आ रहा है. This type of circulation is known as open circulation. In case of closed circulation, as seen in us also, closed circulation में क्या होता है? The blood is not entering free space. ऐसा नहीं है हार्ट से निकल के फ्री स्पेस में जा रहा है, ऐसा तो नहीं है, राइट. कॉकरोच के केस में तो क्या था कि जो हीमोसील था, फ्री स्पेस जो था, कैविटी जो था, उसके अंदर जा रहा था ब्लड और उसी में से आ रहा था. ठीक है, बट इन केस ऑफ अस देयर इज नथिंग लाइक दैट. वी हैव ब्लड वेसल्स, we have arteries, we have veins, we have capillaries for the transport of fluids. So हमारे केस में तो ऐसा नहीं है. हमारे केस में everything is being transported in pipelines which are closed. Therefore we show closed type of circulatory system. एक एक एग्जाम्पल ही मैंने सिर्फ आपको दिया है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का. अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके. ह्यूमन बींग्स में what are the things which we have to transport? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों सर्कुलेशन करवा रहे हैं अपनी बॉडी में? Why do we have to do such a hodgepodge work in our body? कुछ सिंपल भी तो हो सकता था. We have to transport so many nutrients, you know, hormones, endocrine gland secretions, they all are ending up in the circulation only. सारे hormones जाके blood में तो मिलते हैं, ऐसा ही है. तो हमें ब्लड में सर्कुलेशन करवाना है हॉर्मोन्स का, हमको न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करवाने हैं ब्लड से, हमको ऑक्सीजन भी सप्लाई करवाना है ब्लड से विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज, हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी सप्लाई करवाना है ब्लड से. इतना सब कुछ हमको ब्लड से सप्लाई करवाना है. प्लस हमको वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड के थ्रू ही सप्लाई करवाना है. इफ यू नो, हम लोग जब एक्सक्रीशन पढ़ते हैं तो एक्सक्रीशन में वी आर एक्सक्रीटिंग आउट द वेस्ट मैटर फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, राइट. तो ये यूरिन बन कैसे रहा है? दिस यूरिन इज द फिल्टर्ड आउट प्रोडक्ट ऑफ ब्लड ओनली. ब्लड की तो फिल्ट्रेशन से यूरिन बन रहा है आपका. ब्लड में बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट है which we don't want in our body. Therefore blood is filtered and urine is passed out from the body. अगर ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट्स रह गए, फिल्टर आउट नहीं हुए, किडनीज खराब हो गई मान लो, ये काम नहीं हो रहा, everything will be there inside the body which is more than harmful like anything. उस केस में फिर डॉक्टर्स बोलते हैं अरे जी आपकी तो किडनीज फेल हो चुकी है, आप डायलिसिस लगा दो, डायलिसिस पे ले जाओ, या बोल देते हैं आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लो, ऐसे ही बोलते हैं. ठीक है, तो इसलिए सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी. हमको कितना कुछ तो देखो ट्रांसपोर्ट करवाना है ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू भी एंटीबॉडीज भी तो जा रही हैं, अभी पढ़ेंगे आप कैसे. ठीक है, सो इतना सारा सामान जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, so that need a proper system which is known as circulatory system. In circulatory system of human beings, you have to study the main pumping organ, that is heart. You have to study different blood vessels, that are arteries and veins.
You have to study different lymph vessels, and you have to study the composition of blood. ये चीजें आपको पढ़नी है in the circulatory system of human beings. Arteries और veins आपको पता है, blood vessels है. Red color से artery बनाई है, that means arteries will be carrying oxygenated blood, pure blood. Blue color से veins बनाई है, that means veins will be carrying deoxygenated blood, impure blood, except one artery, except one vein. Every artery carries oxygenated blood, every vein carry deoxygenated blood. वो exception क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है. आर्टरीज, वेन्स, ये तो मेजर पाइपलाइंस हैं. इन पाइपलाइंस की फर्दर सब पाइपलाइंस भी बनती है बहुत सारी, इनकी डिविजन्स भी बनती हैं बहुत सारी, ठीक है. एक होता है मेन पाइपलाइन, फिर घरों में जा रही है उसकी फर्दर बहुत सारी डिविजन्स, घरों में भी बहुत सारे कमरों में जा रही है और भी बहुत सारी डिविजन्स पानी की सप्लाई की. ऐसे ही है. उसी तरह से हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम भी है. मेन पाइपलाइन है आर्टरीज, वेन्स, उनके डिविजन्स आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स, और उनके भी फर्दर सब डिविजन्स कैपिलरीज, व्हिच आर दी वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्लड वेसल्स. यही वो कैपिलरीज है जो कि आपके बॉडी ऑर्गन्स में और उनसे सप्लाई करवा रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है. लेट्स स्टडी अबाउट नाउ आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है. सी, डायरेक्ट मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूंगी इसका, आर्टरीज और वेन्स का. पहले ये आप देख सकते हैं डायग्राम में ना, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रहा है. एक जो आर्टरी का डायग्राम है उसको आप, उसमें आपको दिख रहा है उसका जो अंदर का जो ल्यूमेन है, जो फ्री स्पेस है जहां से एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट होगा, दैट ल्यूमेन इज वेरी नैरो, बहुत छोटा सा है. बट इन केस ऑफ वेन दैट ल्यूमेन इज वेरी वाइड, बड़ा सा है. ऐसा ही है आर्टरीज में, जो उसकी वॉल्स हैं, देखो कितनी सारी वॉल्स है इसके पास. ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर, ट्यूनिका इंटरना इंटरनल लेयर, और सबसे अंदर वाली लेयर इज एंडोथीलियम, राइट. इतना कुछ है आर्टरी के पास, इतनी थिक वॉल्स है, इतना नैरो ल्यूमेन है, सो ऑब्वियसली द ब्लड प्रेशर विल बी मोर. पाइप को आगे से बंद कर दोगे तो ऐसे बहुत तेज से पानी आएगा ना, ऐसे होता है. तो ऐसी आर्टरी में है, उसका नैरो ल्यूमेन कर दिया हमने, जिसकी वजह से बहुत हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा है आर्टरीज में, ठीक है. वेन्स में क्या है, वेन्स में आप देख सकते हो, अरे बहुत बड़ा ल्यूमेन है, तो धीरे 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 जाएगा ब्लड. So blood pressure in veins is less and blood pressure in arteries is more. Second thing which have to be considered is that the veins carry valves. Valves क्या है, दरवाजे, ठीक है. दरवाजे कैसे आपको चाहिए, सी, कोई भी वेन है, ठीक है, उस वेन में जो ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है. अब मान लो ऊपर की डायरेक्शन में ब्लड जा रहा है, अब हमको उसको बैक फ्लो रोकना है कि वो पीछे ना आ जाए वापस से. उसकी वजह से पीछे एक शटर सिस्टम टाइप होता है, ठीक है. जैसे ही ब्लड ऊपर जाता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो रुक जाता है, विच इज ऑब्वियसली नीडेड इन केस ऑफ वेन्स. बट आर्टरीज में सब कुछ नहीं है. बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग हाई ब्लड प्रेशर के साथ आर्टरीज में से ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं ब्लड का, ओके. आर्टरीज में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है जो आपको दिख भी रही होगी डायग्राम में, दैट आर्टरीज में ना एक ग्रीन कलर का आपको इसकी वॉल के अंदर एक और लेयर दिख रही है, ग्रीन कलर की. अब ये ग्रीन कलर की लेयर क्या है, ये बाहर भी आपको दिख रही है और अंदर भी आपको दिख रही है. लिखा हुआ है ना इंटरनल इलास्टिक मेम्ब्रेन, और यहाँ लिखा होगा एक्सटर्नल इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है. तो ये जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या है. इलास्टिक मेम्ब्रेन है मतलब समथिंग इज रिलेटेड विद द इलास्टिसिटी, with the contraction, with the relaxation, right? So arteries can contract and relax, and therefore it supply the blood in the jerky manner. मतलब ऐसे जर्क 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 के साथ पंप करती है. ऐसा नहीं जैसे पाइप में बिल्कुल सीधा पानी एक साथ आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, थोड़ा जर्की फ्लो होता है, ठीक है. तो जर्की फ्लो के साथ जो आर्टरी है आपका ब्लड को आगे करेगी. ऊपर मैंने यहाँ दिखाया भी हुआ है, ठीक है. थोड़ा जर्की फ्लो होगा इसका, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इससे ब्लड फ्लो करेगी और बहुत फास्ट स्पीड में करती है ये आर्टरी, ठीक है. बहुत हाई प्रेशर के साथ करती है, बिकॉज इट हैव इलास्टिक मेम्ब्रेन. बट वेन्स में आपको तो कुछ दिख नहीं रही, ग्रीन लेयर दिख नहीं रही, तो है भी नहीं, ठीक है भी नहीं, तो इसमें इलास्टिसिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन पावर नहीं है, सो देयरफॉर दे नीड वॉल्स. आर्टरी में दे डू नॉट नीड वॉल्स, दे हैव इलास्टिक मेम्ब्रेन, ओके. दिस वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. कुछ और
डिफरेंसेस जैसे मैंने आपको अभी बताया, आर्टरीज जो है विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन, वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट वन। वो जो एक्सेप्शन है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप हार्ट के डायग्राम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे इन बिटवीन आर्टरीज एंड बिटवीन वेन्स, ठीक है। डायग्राम से आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। नीचे लेबलिंग इसलिए नहीं किया हुआ बिकॉज ऊपर सारा लेबलिंग कर दिया है और वही सेम चीज नीचे बनाया हुआ है। तो अब आप हो गए हैं बड़े और आपको पता होना चाहिए कि लेबलिंग जो है जैसा डायग्राम बनाया हुआ है उसको कैसे आप रिलेट करेंगे, ठीक है, कैसे उसको समझेंगे। अब डायग्राम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बनाने आपको, डायग्राम अब आपको समझने के लिए बनाने। ये बात मैं हर स्टूडेंट से बोलती हूँ कि बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ डायग्राम्स ओनली, ठीक है। अगर आपको बायोलॉजी में डायग्राम्स बनाने आते हैं, इफ यू कैन मेक, अभी मैं आपको अगर मान लो आपको कहा जाता है कि students make the diagram of arteries and veins so that you can differentiate between arteries and veins through diagram only, you don't have to write anything, आपको कुछ लिखना नहीं है, थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ डायग्राम के हिसाब से आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बताना है। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर आप क्या करोगे? देन यू हैव टू शो एवरीथिंग बिकॉज यू नो द डिफरेंस। आर्टरीज इज हैविंग नैरो ल्यूमेन, तो नैरो ल्यूमेन दिखाओ ना बीच में। आर्टरीज इज हैविंग थिक वॉल, तो थिक वॉल दिखाओ। आर्टरीज इज हैविंग इलास्टिक मेम्ब्रेन दिखाओ। Arteries and veins both are having three layers, tunica externa, tunica media and tunica interna. Layers दिखाओ तीनों। Veins are not having any elastic membrane, दिखाओ कि नहीं है। Veins are having wide lumen, दिखाओ wide lumen, ठीक है। ऐसे ही तो बता सकते हो आप डिफरेंसेस, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको बायोलॉजी को समझना है कि डायग्राम के हिसाब से आप कैसे थ्योरी को रिलेट करते हो। सर्कुलेशन एक ऐसा चैप्टर है, इज फुल ऑफ डायग्राम्स, फुल ऑफ डायग्राम्स। सर्कुलेशन चैप्टर में जब आप ह्यूमन हार्ट पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे बट एट द एंड आप डायग्राम पढ़ेंगे उसका। और जब आप डायग्राम पढ़ेंगे ना, अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू to relate that diagram to the theory. If you are able to relate the diagram with the theory, just in case if I'm saying that human heart is having 4 chambers, right, and from these 4 chambers the left ventricle is having the thickest wall. तो अगर मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ है थिकेस्ट वॉल, देन ऑब्वियसली अगर कोई स्टूडेंट ऐसा दिखा रहा है तो ऑब्वियसली आई विल बी नोइंग हाँ इसको पता है कि दिस चैम्बर इज हैविंग थिकेस्ट वॉल। अगर मैंने बोला आपको कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व आती है एंड यू हैव शोन मिट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, 2 वॉल्व आपने दिखाया है वहां बनाए के, बाइकस्पिड मतलब 2 वॉल्व दिखाया, तो आई विल बी नोइंग हाँ स्टूडेंट इज नोइंग बाइकस्पिड वॉल्व होता है, 2 वॉल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल्व में आपने 3 वॉल्व्स दिखाए हैं, आई विल बी नोइंग हाँ स्टूडेंट इज नोइंग कि ट्राइकस्पिड में 3 वॉल्व्स होते हैं। ओके, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नाउ इन अ स्टेज, ऐसी स्टेज में अभी आप कि डायग्राम आपको सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बनाने, डायग्राम आपको समझने के लिए बनाने, ठीक है। तो ये थोड़ी आदत आप अपनी सुधार सकते हैं या थोड़ी आदत में आप अपनी चेंजेस ला सकते हैं, दैट यू नाउ हैव टू स्टडी बायोलॉजी with the help of diagrams. Obviously theory is important, but if you don't know the diagram, theory is nothing. Okay. Next आपका आता है the composition of blood which comprises of so many questions in NEET, which comprises of so many questions in other Olympiads, in other competitive exams, like direct questions. Only if you note this fly, अगर ये जो फ्लो चार्ट आपको देख रहे हैं, अगर इस फ्लो चार्ट के बारे में आपको पता है, you will be able to solve each and every question. I can guarantee you this. कोई भी क्वेश्चन हो, सीबीएसई का हो, कोई ओलंपियाड का हो, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, you will be able to solve it because these are like direct questions यार, ठीक है। if you know the concept, if you know the flow chart, then you will be knowing the answer. if you don't know the concept, you don't know the flow chart, you will not be able to solve, ठीक है। so blood, we have blood, of course. Blood is divided into 2 major components, that is plasma and formed elements. Plasma consists of 55%, 55% of the blood. The rest 45% is the formed elements. formed elements को हम थोड़ी अभी देर में समझते हैं, पहले हम फोकस करेंगे प्लाज्मा। What is plasma? See, सबसे पहले आपने ये डायग्राम देखा होगा, आपने सोचा होगा मैम ने ये डायग्राम बताया क्यों नहीं। सो अब देख लो ये डायग्राम, एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने कोई ब्लड लिया अपना, फ्रेश सैंपल बिल्कुल, ठीक है।
थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के नीचे बिल्कुल इकट्ठा हो गया है रेड कलर का पोर्शन बहुत सारा, और उसके बीच में एक थोड़ा पेल वाइटिश सा पोर्शन है, उसके ऊपर थोड़ा येलोइश सा पोर्शन है, ठीक है। ये 3 डिविजन्स आपको दिखेंगी, ओके। सबसे नीचे जो इकट्ठा हो गया दैट इज द क्लॉटेड आरबीसीज, ठीक है, क्लॉटेड ब्लड, दैट आर आरबीसीज। जो बीच में आपको दिख रहा है व्हाइटिश, दैट विल बी डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। जो सबसे ऊपर आपको वाटरी फ्लूइड दिख रहा है दैट विल बी प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जो है आपका 55% ऑफ ब्लड बनाता है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर एलिमेंट्स दैट आर वाटर, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर आयंस एंड ऑल। प्लाज्मा में पानी की मात्रा, वाटर की कंसेंट्रेशन इज मैक्सिमम। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ अराउंड 90 to 92% of water, around 6 to 8% of plasma proteins and others. वाटर आप देख सकते हैं प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा बना रहा है, सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन प्लाज्मा में जो है जिस चीज की, दैट इज वाटर। प्लाज्मा प्रोटीन्स, व्हाई डू यू हैव टू स्टडी प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक दिस? हम सिर्फ नाम भी जान सकते थे, बिकॉज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज रिलेटेड विद सो मेनी टॉपिक्स। इसमें आपका थोड़ा बहुत इम्यूनोलॉजी भी आ जाता है, इसमें आपका थोड़ा बहुत क्लॉटिंग भी आ जाता है, प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग, इसमें आपका थोड़ा बहुत ऑस्मो रेगुलेशन भी आ जाता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी प्लाज्मा प्रोटीन, की थोड़ा थोड़ा आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। 3 टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स यू शुड बी नोइंग, दैट इज फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ओके। फिब्रिनोजन जो होते हैं also known as the clotting factors, okay। क्लॉटिंग फैक्टर्स है तो ऑब्वियसली विल बी हेल्पिंग इन क्लॉटिंग। आपके कट लगा कहीं पे, इंटरनल और एक्सटर्नल, थोड़ी देर तक खून आया फिर रुक गया, कैसे रुक गया? ब्लड क्लॉट हो गया, कैसे हो गया? फिब्रिनोजन की वजह से हो गया, दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड, ओके। तो फिब्रिनोजन इज ऑब्वियसली हेल्पिंग इन द coagulation of blood or clotting of blood. Globulin are the plasma proteins which are helping in formation of antibodies or immunoglobulins. Therefore, globulins are also required. Albumins are the plasma proteins which are helping in maintaining the body fluid concentration. हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसकी एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी है, उसको वैसी ही विस्कोसिटी चाहिए, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा थिन, राइट। उस विस्कोसिटी को प्लस हमारा ब्लड का प्रेशर है उसको मेंटेन करने का जो जिम्मा उठाया है दैट इज ऑफ एल्ब्यूमिन। सो एल्ब्यूमिन का फंक्शन अगर कोई पूछे, इट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी, इट इज हेल्पिंग इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आता है आपका अदर एलिमेंट्स लाइक आयंस लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सब तो सब अदर्स हैं, ये तो कहीं भी मिल जाएंगे आपको, ये लाइक दीज आर लाइक बेसिक्स, ओके। फॉर्म्ड एलिमेंट्स दे कंसिस्ट ऑफ 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको 3 तरीके के फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ने हैं। उससे पहले व्हाई दे आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, खाली ब्लड एलिमेंट्स भी तो बोल सकते हैं हम इनको। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बिकॉज ये ऐसे ब्लड सेल्स है which form, which destroy, which forms, which destroy, बनते हैं पर्टिकुलर लाइफ स्पैन तक, जीते हैं, खत्म होते हैं, फिर बनते हैं, फिर खत्म होते हैं, therefore they are known as formed elements. They are again and again being formed, they are again and again being destroyed, okay. 3 type of formed elements are there: erythrocyte, leukocytes and platelets. Erythrocytes are known as red blood corpuscles. Why corpuscles? Why not cells? Why are not we saying red blood cells and we are saying leukocytes, white blood cells? इसको red blood cell क्यों नहीं बोला? Because in RBC, red blood corpuscles, you can see nucleus is absent after maturity. जैसे sieve tubes में नहीं होता nucleus maturity के बाद, वैसे ही RBCs के पास भी nucleus नहीं होता maturity के बाद, बहुत सारे और organelles भी नहीं होते, therefore एक पूरा सेल में जितना components होना चाहिए था वो नहीं है इसमें, therefore they are corpuscles. रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इनका नंबर बहुत जरूरी है याद रखना। आरबीसी कंसिस्ट ऑफ 5 to 5.5 million per mm cube of blood. WBCs consist of 6,000 to 8,000 mm cube of blood per mm cube of blood. And platelets तो आप सबको याद ही होगा, डेंगू वगैरह सुना होगा आपने, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, सो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm क्यूब ब्लड में आपके प्लेटलेट्स होने चाहिए। इससे कम है तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, नारियल पानी पियो, दवाइयां खाओ, ठीक है।
ओके, इरिथ्रोसाइट्स जो है उनके बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं अलग अलग से बहुत. कैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके अलग होते हैं? इरिथ्रोसाइट्स जो है दे आर बाइकनकेव इन शेप. बाइकनकेव मतलब आप देख सकते हैं ये इस तरह से दोनों साइड से कर्व्स होती हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? सॉरी, इसका मतलब ये होता है, मान लो अगर जो आरबीसीज है ये बिल्कुल ओवल होते, गोल एकदम सर्कुलर स्फेरिकल होते, तो ब्लड वेसल से एक टाइम पे बहुत कम आरबीसी निकल पाती. बट क्योंकि ये बाइकनकेव शेप है तो एक साथ ये मतलब ब्लड वेसल में एक साथ बहुत सारी एक दूसरे के साथ थोड़ा फिट फुट होके बहुत सारी एक साथ जा सकती है. तो ट्रांसपोर्ट बहुत सारी आरबीसीज की एक साथ हो सकती है क्योंकि ये बाइकनकेव शेप है. ठीक है, आरबीसीज में आपके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, दैट इज hemoglobin. Hemoglobin is a red colored pigment which gives your blood red color. Okay, so hemoglobin is the pigment which is present inside RBC, and further this pigment is helping this RBC for the transport of oxygen. So question आता है, maximum oxygen is transported from what part of the blood? So answer would be erythrocytes or RBCs or red blood corpuscles. ठीक है, because it is having hemoglobin which is helping in transport of oxygen. Okay, एक हेमोग्लोबिन एक समय पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स में अब क्वेश्चंस आपके आते हैं ज्यादातर इनकी परसेंटेज से और फंक्शन से. ल्यूकोसाइट्स में आपको दो तरह के ल्यूकोसाइट्स पढ़ने. वन, जिनके सेल्स के अंदर थोड़े थोड़े ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, जिनके सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, उस हिसाब से ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स रिस्पेक्टिवली. राइट, ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह के आप लोग को पढ़ने हैं. दैट इज न्यूट्रोफिल, देख रहे हो आप सेल के अंदर छोटे छोटे डॉट डॉट्स दिख रही हैं, दीज आर ग्रेन्यूल्स. ओके, और इसमें आप देख रहे हो सेल बिल्कुल खाली है, बस न्यूक्लियस है सेल और बाकी अदर ऑर्गेनेलीज है. ठीक है, ग्रेन्यूल्स नहीं है तो ए ग्रेन्युलोसाइट. ओके, so granulocytes are of 3 types: neutrophils, eosinophils and basophils. The number to remember is maximum and minimum. Maximum in number is neutrophils, minimum in number is basophils. Basophil कभी कभी मिलते भी नहीं है बिल्कुल भी. So neutrophils are like 60 to 65% and basophils are like 0.5 to 1%. Okay, बीच में आता है आपका eosinophils 2 to 3%. अब फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है that neutrophils का मेजर फंक्शन इज लाइक फेगोसाइटोसिस, मतलब खा जाना किसी पैथोजन को. ठीक है, प्लस आपको कहीं बॉडी इंजरी हुआ है कहीं भी, सबसे पहले जो ब्लड सेल्स आएंगे ना वहां पे भागते भागते पेट्रोलिंग करके पुलिस जो सबसे पहले आएगी, दैट विल बी न्यूट्रोफिल्स. सो द वेरी फर्स्ट ब्लड सेल्स व्हिच अराइव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन विल बी न्यूट्रोफिल. क्वेश्चन बनते हैं इन पे. ठीक है, ईसोनोफिल और बेसोफिल्स जो है बेसिकली इनके काम एलर्जिक और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में होते हैं. ठीक है, ईसोनोफिल्स और बेसोफिल्स के काम एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में होते हैं. ए ग्रेन्युलोसाइट में आपके आएंगे मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट. मोनोसाइट जो है अच्छा एक और चीज, इन तीनों में आप जो न्यूक्लियस का शेप देख रहे हैं वो अलग अलग दिख रही है आप, इसी वजह से इनको पीएमएनएल्स भी बोलते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में आप देख सकते हैं कितने सारे मल्टी लोब्स है न्यूक्लियस. ठीक है, ऐसे ईसिनोफिल्स में देख सकते हैं हेडफोन लाइक है. ठीक है, ऐसे बेसोफिल्स में बिल्कुल ऐसे स्कैटर्ड सा होता है. ठीक है, मोनोसाइट में आप बिल्कुल किडनी शेप, सी शेप न्यूक्लियस देख सकते हैं सेल के बीच में. ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेल मोनोसाइट है, ये न्यूट्रोफिल है, ये बेसोफिल है. ठीक है, मोनोसाइट 6 से 8% बनाते हैं आपका डब्ल्यूबीसीज का. ओके, और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 20 से 25% बनाते हैं. मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल दोनों ही फेगोसाइटोसिस में हेल्प करवाते हैं. ठीक है, MNOP, ABCD में MN साथ में